हेलो, नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इसके पहले हमने जो एक लेक्चर दिया है आपको, वो आपको क्लास मिल चुकी है। वो ऑलरेडी जो है पहले यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि उसके आगे, यानी कि जो चैप्टर आपका चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हमने कल जो है पुष्प की संरचना देखी थी, और जिसमें हमने देखा था कि जो पुष्प होता है उसके कितने भाग होते हैं, और उसके बाद नर भाग कौन सा होता है, मादा भाग कौन सा होता है, ये हमने देखा था। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर चल रहा है, क्लास 12th की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, और उसमें आज के जो लेक्चर्स होने वाले उसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। आप अगर अंशाल उठाकर देखेंगे तो आपको जो है ये टॉपिक मिलेंगे। तो पहला है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, है ना। गुरु बीजाणु जनन, ये 2 टॉपिक हम देखेंगे। जो लघु बीजाणु जनन बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, है ना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और जो गुरु बीजाणु जनन होता है उसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। ये इसके इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, है ना। हम आपको अच्छे समझाएंगे, और इसमें आपको बस इतना रखना है कि आप पूरे लेक्चर को जो है ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको जो है इस वीडियो को जो है शेयर भी करिए, उनको भी बताइए कि क्लास चल रही है, वो भी क्लास अटेंड करें। और रिवीजन क्लास है, ताकि आप जो है रिवाइज कर सकें, अच्छे से आपका रिवीजन भी हो सके। तो लघु बीजाणु जनन सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना, लघु बीजाणु जनन। उसके बाद जो है हम गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे। तो लघु बीजाणु जनन की हम पहले बात करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं, है ना। तो 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जो है बने रहिएगा। लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक जो है पुरुष, जो है पुरुष का जो नर जनन अंग है, पुष्प का जो निकल गया, है ना। पुष्प का जो है नर जनन अंग जो है ना, इसको हमने देखा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं, है ना, पुंकेसर कहते हैं। आपको जो है संरचना जो है ऐसी हमने बनाई थी, ऐसी संरचना हमने बनाई थी। तो ये क्या है कि ये जो है एक तंतु कहलाता है, तंतु, जिसे हम इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। हमने ये बनाया था, आपको हमने लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो आप उसको एक बार देखिए। और ये जो हिस्सा होता है, ये पुष्प का जो मुख्य पार्ट होता है उसके समीपस्थ होता है, उसके नज़दीक होता है, समीपस्थ होता है। ठीक है। और ये क्या है, ये पराग कोश है ना, पराग कोश, ये पराग कोश है। अब ये पराग कोश है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है क्या भरे होते हैं, पराग कण जो है भरे हुए होते हैं इस जो है पराग कोश में। और ये संरचना किसकी है, तो ये पुंकेसर की संरचना है ना, पुंकेसर बोलते हैं। और अगर एक है तो पुंकेसर बोलते हैं, और बहुत सारे हैं तो क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, है ना, जायांग। अगर नर भाग, नर जनन अंग जो है एक पुष्प में बहुत सारे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। और अगर एक है तो पुंकेसर बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये परागकोश है, इस परागकोश में जो है क्या होते हैं, बहुत सारे परागकण भरे हुए होते हैं, है ना। अगर इसका आपको नामांकित चित्र बनाने के लिए आ जाए तो आपको जो है ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, है ना। जिसे एंथर भी कहते हैं, परागकोश को एंथर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, एंथर बोलते हैं। अब क्या है कि जब भी हमें
पुरुष पुष्प के जो मेल पुष्प है उसके जो नर जनन अंग की जब हम बात करते हैं इस लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत, तो हमें क्या करना होता है कि इस पुष्प की जो है अनुप्रस्थ काट जो है हम काटते हैं। जब भी हम पुष्प की अनुप्रस्थ काट काटते हैं, है ना, क्या कौन सी अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। आपको पूछा जा सकता है ना कि पुष्प के नर जनन अंग का जो है नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाकर जो क्या करिए, वर्णन करिए। तो जब भी वर्णन करने की बात जो है तो आप जो है पूरा आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि पुष्प का जो पुंकेसर है, यानी पराग कोश की जो है अनुप्रस्थ काट का जो चित्र जो है आपको बनाना पड़ेगा लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में। ठीक है, जब भी हम इस पराग कोश की क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो उसकी संरचना आपको ऐसी कुछ दिखाई देगी, है ना। आपको जो है उसकी संरचना कैसी दिखाई देगी, ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी उसकी। जब भी हम पुष्प की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो आपको जो है ऐसी संरचना दिखाई देती है ना, ऐसी संरचना। ये हमने आपको बताया था। अब इसमें होता क्या है कि 4 जो है लघु बीजाणु धानियाँ इसमें पाई जाती हैं। अगर पराग कोश के अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसमें 4 जो है लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं, और इन लघु बीजाणु धानियों में क्या होते हैं, लघु बीजाणु जो है भरे हुए होते हैं। सभी में, इन चारों में लघु बीजाणु भरे हुए होते हैं। ये सभी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु भरे हुए होते हैं। अब ये है क्या, लघु बीजाणु धानी है, इसे हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। यानी एक थैली होती है वो भरी होती है, और इसके अंदर जो भरे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। और ये अनुप्रस्थ काट का चित्र है, ये इसके अंदर लघु बीजाणु भरे होते हैं, और यही लघु बीजाणु जो है आगे क्या बनाते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं, है ना। जब परागण होता है, परागण के बाद जो है नर युग्मक का निर्माण करते हैं, है ना। वो प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। अब क्या है, जब भी हम इसकी बात करते हैं, है ना, तो इसमें जो ये लघु बीजाणु धानियाँ हैं इनके ऊपर कुछ परतें होती हैं, लेयर होती हैं, है ना। इनमें जो कितनी परतें पाई जाती हैं, इसमें 4 जो है परतें पाई जाती हैं। कितनी, 4 परतें जो है इसमें पाई जाती हैं, मतलब सभी के ऊपर 4 होते हैं। ये 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर जो है 4 परतें पाई जाती हैं। तो अगर हम परतों की बात करें तो इसके ऊपर जो है पहली जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम, टेपिटम बोलते हैं। पहली परत का नाम क्या है, टेपिटम, जो लघु बीजाणु धानी के ऊपर होती है। इसके बाद जो दूसरी परत होती है, दूसरी परत, उसे क्या बोलते हैं कि उसे हम मध्य परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य परत। अगर इसके ऊपर जो दूसरी परत होगी उसे क्या बोलेंगे, मध्य परत, मध्य परत बोलते हैं, है ना। इसके बाद इसके ऊपर एक और परत होती है जिसे क्या बोलते हैं, अंतःस्थीयस परत, अंतःस्थीयस, अंतःस्थीयस जो है परत या लेयर बोलते हैं, है ना। इस सबसे ऊपर एक लेयर होती है, इसके सबसे ऊपर लेयर होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, सॉरी वो बाहर चला गया, इसको हम सही कर लेते हैं, है ना। ये लेयर जो है आती है और उसके ऊपर एक और लेयर होती है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। और ये सारी परतें जो है सभी जो है सभी के ऊपर जो होती हैं, सभी के ऊपर जो है ये परतें होती हैं। यहाँ पर भी होंगी परतें, 1 2 3, है ना, 4, ये सभी के ऊपर जो है चारों परतें होती हैं। अब क्या है कि जो टेपिटम होती है, ये टेपिटम का काम क्या है, ये पोषण देने का कार्य करती है ना। क्या करती हैं, पोषण देने का कार्य करती है। तो ये सारी जो है हमने बेसिक देखा था कि
अगर हम पराग कोश की अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट काटने पर जो है हमें ऐसा कुछ जो है संरचना दिखाई देती है। और ऐसी संरचना जब दिखाई देती है तो उसमें 4 जो है लघु बीजाणु धानियाँ जो है पाई जाती हैं। और उन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु भरे होते हैं, जिनमें क्या होता है, ये इन्हीं का जो है परागण होता है ना, इन्हीं का परागण होता है। और जो परागण होता है तब जाके नर युग्मक का जो है निर्माण होता है। ठीक, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो इन परतों का नाम याद रखना। और ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि टेपिटम का क्या कार्य है, लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत जो है टेपिटम का क्या कार्य है। तो टेपिटम जो है पोषण देने का कार्य करता है इस लघु बीजाणु धानी को। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इसके आगे जब बढ़ते हैं हम, तो उसके आगे हमने क्या देखा है कि उसके आगे जब देखेंगे तो हमें एक फिगर जो है दिखाई देगा आपको। तो वो फिगर जो है आपको मतलब आपको बनाने की आ जाएगा कि अगर पूछा गया तो आपको बनाना पड़ेगा वो फिगर। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे, थोड़ा इरेज कर दें। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि सीरीज से जो है आप रिवीजन करते चलें, है ना। तो हमने क्या देखा कि 4 परतें होती हैं। पहली परत क्या है, बाह्य परत जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, अंतःस्थीय परत जिसे एंडोथेमिस बोलते हैं, मध्य परत जिसे मिडल लेयर बोलते हैं, टेपिटम, है ना। ये 4 परतें होती हैं किसी अंदर, लघु बीजाणु का जो अगर हम पराग कोश की अनुप्रस्थ काटेंगे तो उसमें 4 लघु बीजाणु धानियाँ, उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें टेपिटम का क्या कार्य है, पोषण देने का कार्य होता है। ठीक है, अब आते हैं लघु बीजाणु जनन पे, है ना। इस पॉइंट पे आते हैं, लघु बीजाणु जनन पे आते हैं। लघु बीजाणु जनन ये है क्या, लघु बीजाणु जनन है क्या। तो अगर पूछा जाए लघु बीजाणु जनन है क्या, तो सिंपल सी बात है कि पुरुष का जो नर जननांग भाग है, पुरुष का जो नर जनन भाग है, उसके पुंकेसर के, है ना, पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणु धानी के बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु, जो अर्धसूत्री विभाजन और 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। चलो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आप जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी क्या है, परिभाषा। परिभाषा क्या है कि पुरुष के नर जननांग भाग, पुरुष के नर जननांग भाग, है ना, क्या कहलाता है, पुंकेसर। नर जननांग भाग पुंकेसर के पराग कोश में, पुंकेसर के पराग कोश में, पराग कोश में लघु बीजाणु धानी के, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी के, लघु बीजाणु धानी के बीजाणु जन ऊतक की पराग मात्र कोशिका के बीजाणु जन ऊतक की पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु के, 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, है ना, निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है ना। अभी ये समझ में आ जाएगा। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हमने थोड़ी बड़ी लिख दी, लेकिन क्या करें, आपको समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है। तो अभी समझ में आ जाएगी आपकी कि अगर जो है लघु बीजाणु जनन है क्या, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। तो
डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है कि पुरुष के नर जननांग भाग, आपको पता है कि पुरुष का नर जननांग भाग क्या होता है, पुंकेसर होता है ना। और पुंकेसर के क्या है, परागकोश होता है, ये भी आपको पता है ना। कुछ वर्ड आपको जो है पता है पहले से। परागकोश होता है, और परागकोश क्या होता है, फिर आगे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी। जो हमने अगर परागकोश की अनुप्रस्थ काट काटी थी तो उसमें आपको 4 लघु बीजाणुधानियाँ जो है दिखाई दी होंगी, है ना। लघु बीजाणुधानी के बीजाणु जन ऊतक की पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है ना। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे जब देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है ना, ये पूरा प्रोसेस जो है कैसे हो रहा है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा परागकोश है ना। ये हमारा परागकोश है, उसमें क्या है, बहुत सारे जो है परागकण भरे हुए हैं। पाइए क्या है, परागकोश, परागकोश है, इसमें बहुत सारे जो है परागकण भरे हुए हैं। और ये क्या होता है, ये भी जो है क्या होता है, 2n टाइप का जो है होता है, यानी द्विगुणित संरचना होती है इसकी, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होता है ना। ये परागकोश क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित संरचना इसकी होती है। अब क्या है, जब भी हम इसकी, हमने क्या कहा, हमने जब भी इसकी अनुप्रस्थ काट काटी तो उसकी संरचना कैसी दिख रही थी, इसकी संरचना आपको जो है ऐसी कुछ दिख रही थी, है ना। तो यहाँ पर लघु बीजाणुधानी थी, एक यहाँ पर लघु बीजाणुधानी थी, और एक यहाँ पर थी, है ना। कितनी थी, 4 थी, हाँ। इन सभी के ऊपर जो है लेयर भी थी, सभी के ऊपर लेयर थी। तो इस प्रकार जो है हमने इसकी जब अनुप्रस्थ काट काटी तो इसमें हमें क्या दिखे, 4 जो है लघु बीजाणु दिखे, 4 लघु बीजाणु दिखे, लघु बीजाणुधानी दिखी हमें 4। अब क्या है कि यहाँ जो परागकोश था ये भी द्विगुणित था, और जो 4 हमें लघु बीजाणुधानी मिली ये भी क्या है, ये भी द्विगुणित हैं, 2n टाइप के हैं ना, डिप्लॉयड हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित होती हैं। अब क्या है कि अब ये जो यहाँ कह रहे हैं कि जो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है, मतलब ये जो एक निर्माण हुआ है इसका लघु बीजाणु का, ये कैसे हुआ है, यही जो है हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक को लेंगे, है ना, एक को लेंगे, इस एक को जो है क्या करेंगे, इसका जो है अलग संरचना हम देखेंगे। 4 हैं, तो अगर एक हम समझ लिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ तो बाकी आपको चारों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको लेते हैं तो इसकी संरचना कैसी दिखती है, तो इसकी संरचना जो दिखती है वो इस प्रकार की होती है ना। ये ऐसी संरचना हो गई, और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है क्या होते हैं, बीजाणु, बहुत सारी जो है कोशिका जो है, सेल जो है बनी होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं इसके अंदर, है ना। इस प्रकार जो है ये पूरा जो है सेल से भरा हुआ होता है ना, जो कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक स्थान पर क्या होता है, एक स्थान पर ये कोशिका, जिसे बीजाणुजन ऊतक भी बोलते हैं, ये पाया जाता है। इसमें एक सेल तो अलग निर्माण करती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं, ऊतक, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं इसको, है ना। ये जो है इसका इसमें बन जाती है, एक जो है लघु बीजाणु धानी के में, एक लघु बीजाणु में बनती है। तो 4 थे, ये भी डिप्लॉयड था, और इसके बाद जब ये बना तो ये भी क्या, ये क्या था, ये भी जो है डिप्लॉयड है ना। ये भी जो है द्विगुणित संरचना है, एक जो है लघु बीजाणु ऊतक की। अब इसमें क्या था, इसमें एक जो है कोशिका बनी, है ना, जिसे यहाँ टिश्यू बनने लगा, तो जिसे हम बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। अब क्या है, बीजाणुजन ऊतक जब बना तो इसमें क्या है कि ये बीजाणुजन ऊतक क्या है, आगे कहलाता अधोस्तरीय कोशिका, है ना। बीजाणुजन ऊतक जो है क्या बनाता है, अधोस्तरीय कोशिका बनाता है, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण करता है। अब ये अधोस्तरीय कोशिका, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल इसको कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका को। और ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है, द्विगुणित संरचना होती है। अब क्या है कि ये जो अधोस्तरीय कोशिका है ये आकार में क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती जाती है। और जैसे ही ये आकार में बढ़ती जाती है, अगर ये आकार में क्या होगी, आकार में इसका क्या होता है, बढ़ता जाता है इसका आकार,
आकार में अधोस्तरी कोशिका क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब जैसे ही ये अधोस्तरी कोशिका आकार में क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाती है तो इसका नाम जो है बदल जाता है। इसका नाम वहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रपशु कोशिका बोलते हैं। जब भी अधोस्तरी कोशिका जो है बड़ी हो जाएगी, आकार में बढ़ जाएगी, तो उसे प्रपशु कोशिका बोलते हैं। और ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है ना। ये भी 2n टाइप की यानी द्विगुणित संरचना होती है। अब जो प्रपशु कोशिका है इसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना। प्रपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री जो है विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, है ना। आप लोगों ने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा, है ना। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये याद होगा। तो अब क्या होगा, प्रपशु कोशिका में जो है क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और जैसे ही समसूत्री विभाजन होगा तो दो प्रकार की जो है कोशिकाएं बनेंगी। समसूत्री इस प्रपशु कोशिका में जब ये बड़ी होगी आकार में, तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। और जो पहली बनेगी उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, है ना। क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलेंगे इसको। और ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, 2n टाइप की द्विगुणित संरचना बनाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो दूसरी समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है वो क्या बनती है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनाती है। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जन कोशिका, इसका निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। जब भी इस प्रपशु कोशिका में प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये क्या करती है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका का जो काम है ये क्या करती है, किसका निर्माण करती है। तो हमने जो अभी परतें देखी है ना, परतों का निर्माण, है ना, जो 4 परतें हमने देखी है उन 4 परतों का निर्माण जो है कौन करता है, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका करती है। 4 परतों का निर्माण करती है ये, ठीक है। 4 परतों का निर्माण जो है कौन करता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका करती है। और जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, बीजाणु जन कोशिका है, ये क्या करती है, ये आगे जो है बीज का निर्माण करती है ना। आगे जो है ना युग्मक बनते हैं उन युग्मकों का निर्माण करती है, वो आगे जो है पूरा प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये क्या करती है, परतों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है कि परागकोश है, परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। एक हमने लघु बीजाणु को लिया, उसमें क्या होता है, बीजाणु जो न्यूनतक बनती है जिसमें जो है एक अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है और वो बढ़ती जाती है, और जब बढ़ जाती है तो उसे प्रपशु कोशिका बोलते हैं, है ना। ये 2n टाइप की ये भी होती है। और इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है तो वो उसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका और जो है प्राथमिक बीजाणु जो है कोशिका बनती है। और इसमें जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है उसका काम क्या होता है, परतों का निर्माण करना, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। हमने जो बात की कि जो पराग मात्र कोशिका है उसका निर्माण कैसे होता है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो अगर हम एक लघु बीजाणु धानी की फिगर बनाएं तो कैसा बनेगा कि लघु बीजाणु धानी में हमने क्या बनाया था, 4 परतें होती हैं, तो हम चारों परतों को पहले बना लेते हैं। है ना, 4 परतें हमारी हो गई। तो इसमें सबसे जो अंदर वाली परत है ना, इसे क्या बोलते हैं, टेपिटम, हमने का नाम दिया था इसका, है ना, टेपिटम इसको कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, पोषण देने का काम, टेपिटम हो गया, है ना। इसके बाद जो दूसरी परत है उसे क्या बोलते हैं, मध्य परत, है ना, ये वाली, ये क्या है, मध्य परत, है ना, मध्य परत है। इसके बाद जो ये परत है इसे क्या बोलते थे, बोले हमने अंतःस्थीयस परत, हमने ये पढ़ा था, अंतःस्थीयस परत, अंतःस्थीयस परत, है ना। जो ये वाली है इसे हमने क्या कहा था, बाह्य परत, बाह्य परत। तो ये चीज़ें जो है हमने देखी थी। ये एक लघु बीजाणु धानी की संरचना है कि इसमें जो पराग मात्र कोशिका है वो कैसे बन रही है।
ये हम देखेंगे। और ये जो परतें होती हैं, जो कि ये पूरा जो लघु बीजाणुधानी है, तो क्या होती है 2n टाइप, यानी द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, इतना आपको पता होगा, अभी तक पता चल गया होगा, क्योंकि हमने इसकी पहले बात कर ली है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो है प्राथमिक जो दूसरी कोशिका बची थी, है ना, जो समसूत्री विभाजन के बाद हमने जो डिवाइड किया था परमपशु कोशिका को, तो इसमें जो है क्या है, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बनती है यहाँ पर, है ना, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब इसके में क्या होता है कि प्राथमिक पुंज बीजाणु पुंज बीजाणु जनन कोशिका ये है। अब ये करती क्या है, अब पता चल जाएगा कि कैसे जो है लघु बीजाणुधानियों का, चारों लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। कि ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n टाइप की होती है, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका डिप्लॉयड होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, किसमें, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेगा, समसूत्री विभाजन के बाद क्या बनती है, परागमात्र कोशिका बनती है। क्या बनती है, परागमात्र कोशिका बनती है। ये क्या है, परागमात्र कोशिका है, परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है। कैसे कैसे होता है भाई, कि जब भी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो जो है परागमात्र कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और परागमात्र कोशिका जब भी निर्माण होता है तो ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, 2n टाइप की होती है। अब इस परागमात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इस परागमात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन। और जैसे ही इस परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे ही परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु जो है बनते हैं, कितने, 4 लघु बीजाणु जो है बनते हैं, है ना, 4 जो है ये ध्रुव पर होते हैं, ध्रुवों पर होते हैं, 4 जो है लघु बीजाणु जो है बनते हैं, है ना। ये क्या है, लघु बीजाणु हैं। अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, लघु बीजाणु। इन लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है ना। 4 लघु बीजाणु जो है कैसे बनते हैं कि जब भी परागमात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 4 लघु बीजाणु बनेंगे। और ये क्या होते हैं, n टाइप के होते हैं, है ना, ये हैप्लॉयड होते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, और ये जो 4 बनते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये आगे जो है परागकण जो है बनाते हैं, और यही परागकण के रूप में आगे जो है कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं, है ना, परागकण, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, है ना, परागकण का निर्माण करते हैं, जिससे आगे जब पॉलिनेशन होता है तो क्या बनते हैं, पॉलिनेशन होने के बाद जो है आगे नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है पूरा कैसे पूरी जो है हमारे जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ये कैसे हुआ है, तो इस प्रकार जो है लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और वही जो है आगे पॉलिन ग्रेन्स जो है आगे जाके पॉलिनेट होता है और परागण होता है, और आगे जो है पूरी संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको हटा दें, फिर आगे देखते हैं कि जब ये लघु बीजाणु बनते हैं तो इन लघु बीजाणुओं का जो है कैसे जो है पूरा जो है संरचना कैसी इनकी दिखाई देती है। क्योंकि जब भी लघु बीजाणु बनते हैं तो ये जो क्या होते हैं, ये जो है अपरिपक्व होते हैं, है ना। लघु बीजाणु जो बनते हैं ये अपरिपक्व होते हैं, है ना, परिपक्व नहीं होते हैं, ये अपरिपक्व होते हैं। इनका परिपक्व कब होंगे, जब भी इनका क्या होता है, परागण होता है। परागण होने के बाद ही भाई परिपक्व होंगे, जब युग्मक बना लेंगे, युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो इसकी संरचना जब हमने देखा, इसकी संरचना अगर देखेंगे तो इसकी संरचना हमने ऐसे देखी, ये 4 जो है लघु बीजाणु है, 4 लघु बीजाणु धानियाँ हैं, और इन 4 लघु बीजाणु धानियों में ये क्या है, ये क्या है, ये अपरिपक्व हैं, है ना, अपरिपक्व हैं। अब क्या है, अपरिपक्व है, इनमें क्या होता है, इनको अगर हम जो है इनमें इनको अलग अलग करते हैं तो इसमें से हम अगर एक की संरचना लें, है ना, एक को ले हम इसको उठाएं तो क्या है, परागकण जो है अलग करेंगे तो ये परागकण जब अलग होंगे तो ये क्या हो जाएंगे,
परिपक्व हो जाएंगे, है ना। जब अलग होते हैं तो परिपक्व होते हैं। यहाँ क्या थे, अपरिपक्व थे, है ना, ये चीज़ थी, ये अपरिपक्व थे, आपस में जुड़े हुए थे, है ना। ये लघु बीजाणु, जो ये लघु बीजाणु हैं, यहाँ लघु बीजाणु अपरिपक्व थे और यहाँ क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, परागकण के रूप में आगे बाहर निकलते हैं। तो जब इसकी एक जो है संरचना देखेंगे तो कैसी संरचना बनती है इसकी, तो अगर एक संरचना देखेंगे तो उसकी एक संरचना का निर्माण जो है होता है, उसमें भी कई लेयर होती हैं, है ना। तो उसको देखते हैं। तो परागकण की जो संरचना आपको है, ये फिगर है उसका, कि एक परागकण की जब संरचना बनती है तो ऐसी दिखती है आपको, जिसमें क्या होता है कि जो ये लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो कोशिका है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम जनन कोशिका बोलते हैं, यही जो है जनन करती है। और इस लेयर को बोलते हैं, जो दूसरी लेयर है, इसे बोलते हैं अंतःचोल, है ना। इसे क्या बोलते हैं, अंतःचोल, इंटाइन बोलते हैं। और जो बाह्य लेयर है, जो टूटी फूटी है, इसे क्या बोलते हैं, टूटी फूटी जो है, और इसे बोलते हैं बाह्यचोल या एक्साइन बोलते हैं। टूटी फूटी क्यों है, और ये टूटे फूटे जो स्थान है, इनको क्या बोलते हैं, इस स्थान को क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। यहीं से क्या होता है, जनन होता है। ये जनन छिद्र कहलाते हैं, जो पूरे जो है टूटी फूटी कोशिका में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जनन छिद्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्या है, एक जो है परागकण की जो है संरचना है ना। एक परागकण की संरचना है, ये क्या है, एक परागकण की जो है, अगर परागकण की जो संरचना की बात की जाए तो वो ऐसा दिखता है, एक परागकण की संरचना, है ना, परागकण की संरचना। तो ऐसा जो है परागकण की संरचना दिखाई देती है, जिसमें इनके नाम भी पूछा जाता है कि जो बाह्यचोल है ना, बाह्यचोल है उसका नाम क्या है, और जो अंतःचोल है उसका नाम क्या है। तो जो बाह्यचोल है उसका नाम क्या दिया गया है, तो स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं बाह्यचोल का नाम। अगर इसका नाम पूछा जाए कि जो बाह्यचोल है, जो टूटी फूटी संरचना होती है, जिसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। इसका नाम आप नोट कर लीजिए, स्पोरोपोलेनिन इसको बोलते हैं। लेकिन जो अंतःचोल होती है, इसका नाम क्या बोला गया है, तो इसका नाम जो बोलते हैं उसे पेक्टोसेलुलोज जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टोसेलुलोज, है ना। ये जो है इन अंतःचोल और बाह्यचोल जो है कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये एक जो है क्या है, एक परागकण की संरचना का निर्माण ऐसे होता है, परागकण ऐसे दिखता है, ठीक है। तो टेपिटम का कार्य क्या है, पोषण देना, है ना। जो परागकण का बाह्यचोल होता है वो किसका बना होता है, बाह्यचोल जो है स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, और जो अंतःचोल होता है वो पेक्टोसेलुलोज का जो है बना हुआ होता है। अगर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा कि जो एक परागकोश होता है ना, पूरा जो एक परागकोश होता है, उसमें कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये आपको आंसर देना है कमेंट में, कि एक परागकोश जो होता है उसमें कितने जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है, ये हमने जो नर भाग है, नर जनन अंग है ना, लघु बीजाणु जनन, पुरुष जो पुष्प का जो नर जनन अंग है, उसकी संरचना हमने पूरी देखी कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा जो है लघु बीजाणु जनन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं कि मादा जनन अंग जो है, जिसे हम गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो आंसर जरूर दीजिएगा जो आपको हमने पूछा है कि ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। तो इसमें दूसरा जो है गुरु बीजाणु जनन, इसको हम देखेंगे तो मादा जननांग, है ना। गुरु बीजाणु जनन में जो मादा जननांग है उसको क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ा रखा है कि जो गुरु बीजाणु जनन है, जो मादा जननांग पुष्प पे होता है, उसका नाम क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, जिसे पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है गुरु बीजाणु जनन कैसे बनता है क्या, ये हम देखेंगे। इसकी डिफिनीशन देखेंगे अगर आ गया बनाने का, कि नामांकित चित्र जो है बनाकर वर्णन कीजिए, और तो इसको जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस को आप अच्छे से बता सकें। तो यहाँ पर आने से पहले हम एक बार जो है, जो स्त्री केसर होता है, मादा जननांग होता है, उसकी संरचना एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो उसकी संरचना जो है आपको कैसे दिखाई देगी, वो जो है आपको ऐसी संरचना जो है दिखाई देगी, है ना। ये मादा जननांग की जो है आपको ऐसा संरचना आपको दिखाई देगी। तो यहाँ क्या होता है कि ये हमारा जो है मादा जननांग भी स्त्री केसर में जो है ये वर्तिकाग्र होता है। इसका नाम जो है वर्तिकाग्र दिया गया है,
ये वर्तिकाग्र है, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। अब क्या है कि ये जो भरे हुए हैं ये परागकण हैं, ये कैसे आते हैं? परागण के माध्यम से, है ना, परागण होता है तो यहीं पर जो है आते हैं, ये परागण के माध्यम से जो है, परागण के माध्यम से जो है परागकण आते हैं और सबसे पहले कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। ठीक है, ये संरचना है। इसके बाद जो ये वाली संरचना है, जो पतली नली की नुमा संरचना होती है, इसे बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका यानी स्टाइल, स्टाइल बोलते हैं, है ना। और ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी, है ना, जिसे इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, ये आपको पता होगा। अब इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक, इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है ना। इसी अंडाशय के भीतर जो है बीजांड जो है होता है, इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। और इसी में जो है जो युग्मक का निर्माण होता है, यहाँ पर ये परागकण आते हैं, इसी नली के माध्यम से बीजांड तक आते हैं। तो ये अंदर वाला हिस्सा क्या है? बीजांड है, जिसे ओव्यूल बोलते हैं, है ना, ओव्यूल, बीजांड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एक संरचना आपको दिखेगी जब भी आप देखेंगे, है ना, स्त्री के स्तर की, तो ये क्या होता है? ये प्लेसेंटा होता है, अपरा जिसको बोलते हैं, प्लेसेंटा, है ना। ये पूरी संरचना यहाँ पर जो है प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिसे अपरा बोलते हैं, अपरा, प्लेसेंटा। अच्छा, इंग्लिश में लिखते हैं इसकी इंग्लिश प्लेसेंटा, अपरा का निर्माण होता है। ये जो है संरचना ऐसी आपको बनी हुई होती है। अब हमें आगे क्या देखना है कि हमें ये पूरा जो है आपको परागण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि इसमें जो बीजांड की संरचना जो है, उस बीजांड की संरचना को जब हम देखेंगे, बड़े लेवल पर देखते हैं तो कैसी दिखती है? तो बीजांड की संरचना जो है उसको बनाएंगे हम, तो कैसे बनेगा? हाँ, इसमें क्या होते हैं? जितने भी पूरा जो है कोशिकाएं भरी होती हैं, और बीजांड के ऊपर भी कई सारी हमारी परतें होती हैं। अब इसमें क्या है? बीजांड जो ऐसी जो है बहुत सारी जो है कोशिकाएं जो है बीजांड के अंदर जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये पूरा जो है एक सेल होती है, और सेल क्या करती हैं? सेल डिवीजन भी होता रहता है, विभाजन भी होता रहता है। तो इसके ऊपर इसकी संरचना जो बनती है वो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, है ना। ये इसमें क्या है? इसको क्या बोलते हैं? बीजांड काय, बीजांड काय, है ना। इस ये बनी होती है और इधर ये होता है। इसके बाद जो है पूरा एक संरचना और होती है, ऐसे पूरा जो है संरचना जो है बनी हुई होती है, और ये जो है जाके इसमें जुड़ जाता है इस प्रकार। तो ये एक जो है बीजांड की संरचना है। अब इसमें जो ये परत है, जो बाह्य वाली परत है, जिसे बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, ये वाली परत, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जिसे आउटर जो है आउटर लेयर बोलते हैं, है ना। और ये वाली जो परत होती है ये बाह्य अध्यावरण हो गया, और ये क्या है? ये जो है क्या है? अंतः अध्यावरण होता है। क्या होता है? अंतः अध्यावरण बोलते हैं, अंतः अध्यावरण बोलते हैं इस लेयर को। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये स्थान छोड़ दिया है ना, ये स्थान छोड़ दिया। ये स्थान क्या होता है? ये स्थान कहलाता है बीजांड द्वार, जिसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलते हैं इसको, है ना, बीजांड द्वार, क्योंकि यहीं से जो है आगे पूरा जो है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक जो है नाभिक होता है ना, नाभिक। और ये जो आपको डंडीनुमा संरचना दिख रही होगी, ये डंडीनुमा संरचना क्या कहलाती है? बीजांड वृत्त या कहलाती है फनेल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये बीजांड वृत्त कहलाती है, बीजांड वृत्त, जिसे हम इंग्लिश क्या बोलते हैं? फनेल,
बीजांड व्रंत कहलाती है, व्रंत है, व्रत नहीं है, व्रंत कहलाती है, जिसे फनेल बोलते हैं। अब क्या है, ये फनेल जो है यहाँ पर जो है आपको क्या पाया जाएगा, आपका प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसे अपरा बोलते हैं, अपरा, या जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा पाया जाता है। और यहाँ पर आपको यह मेन जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है कि ये जो पुष्पासन वाला हिस्सा होता है, यहाँ से जो है पूरी संरचना शुरू हुई होती है। और ये पूरा जो क्या है आपका पुष्पासन है ना, पुष्पासन वाला ये हिस्सा होता है। अब ये पूरा बीजांड की संरचना जो है इस प्रकार जो है बनी हुई होती है। और जो बीजांड है, बीजांड का जो ये वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं, निभाग, है ना, क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। ऊपर मतलब इसके बीजांड द्वार के जस्ट सामने वाला भाग क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, निभाग बोला जाता है। फिर चलाजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलाजा, इंग्लिश अगर इसकी बोला जाए चलाजा, चलाजा इसको कहते हैं, निभाग को, है ना। तो ये एक बीजांड की जो है क्या है, संरचना है, ठीक है। इसमें बीजांड द्वार भी होता है, माइक्रोपाइल होता है, और ये पुष्पासन के ऊपर जो है अपरा होती है, अपरा के ऊपर फनल जैसी संरचना होती है, उसके ऊपर नाभि पाया जाता है ना, जिसे हाइलम बोलते हैं, नाभिक को क्या बोलते हैं, हाइलम, है ना, ये हाइलम हो गया। उसके ऊपर जो है क्या होती है, बीजांड की जो संरचना होती है, और ये पूरा बीजांड जो है बीजांड काय से होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसमें एक जो है हमने लेयर देखी है, उसके बाद एक बीजांड द्वार होता है ना, अंतः अध्यावरण और जो है बाह्य अध्यावरण पाई जाती हैं। तो हमने जब इसमें से देखा कि स्त्री केसर की संरचना कैसी बन रही है, तो स्त्री केसर के बाद जो है इसमें बीजांड भी पाया जाता है। उसी बीजांड की जो है हमने क्या देखी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांड की संरचना। तो ये क्या है, बीजांड की संरचना है। अगर आपको बनाने को आ जाए तो आप इस फिगर को जो है तैयार कर लीजिएगा, और आपको यही बना देना है बीजांड की संरचना, ये पूरा फिगर, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब हम देखेंगे, आपके चैप्टर में जो है बहुत सारे प्रकार के जो है ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार के जो है बीजांड पाए जाते हैं। जैसे एट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस होता है, हेमिएनाट्रोपस होता है, और कैम्पिलोट्रोपस होता है, और सरेसिनोट्रोपस जो है होते हैं। तो आपका जो ये जो बीजांड बनाया गया है, ये क्या है, एनाट्रोपस जो है ना, ये बीजांड की जो संरचना है ये एनाट्रोपस है। बहुत सारे इस प्रकार जो है बहुत सारे आपके जो है बीजांड के जो है टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन, है ना। गुरु बीजाणु जनन क्या है, जिसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, है ना। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो गुरु बीजाणु जनन में इसकी डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है गुरु बीजाणु जनन की, होगी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं के रचना प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं के रचना प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। तो कैसे हो रहा है इसको हम देखेंगे। तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, सिंपल है, छोटी सी है। गुरु बीजाणु जनन जिसमें हम मादा जननांग का निर्माण होगा, है ना, मादा जननांग युग्मक का निर्माण होगा, तो वो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अब आगे देखते हैं कि ये होता कैसे है, कि जो हमारी जो ये बीजांड की संरचना है, इस बीजांड की संरचना के बाद क्या क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारी बीजांड की संरचना है, इसमें जो है ये संरचना, और ये भी क्या होता है, जो इसके अंदर जो बीजांड काय की जो कोशिका पाई जाती है, ये क्या होती है, द्विगुणित होती है। ये भी क्या होती है, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक जो है वही जो हमने जो है लघु बीजाणु में देखा था, यहाँ पर भी क्या होता है, बीजांड जनन जो है ऊतक होता है। ये क्या होता है, इसकी जो है आकार क्या होता है, इसका आकार जो है बढ़ता जाता है। अधोस्तरी कोशिका वहाँ हमने देखा था, इसका आकार क्या होता है, इसका आकार जो है बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता है, इसका आकार, है ना, आकार इसका क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है तो उसके बाद क्या कहलाती है, प्रपशु कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रपशु कोशिका। और ये सेल भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, तो प्रपशु कोशिका बनती है, इसको बोल देते हैं। और जो प्रपशु कोशिका होती है ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है, 2n टाइप की होती है, द्विगुणित होती है प्रपशु कोशिका। और जब भी प्रपशु कोशिका होती है तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। प्रपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। आपने
पढ़ा होगा और इसको पढ़ लीजिएगा। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ नहीं बताएंगे, समसूत्री विभाजन आपको पता होगा। तो यहाँ होता है समसूत्री विभाजन, और जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं इससे बनती हैं। पहली कौन सी बनती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। कौन सी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है। और जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है ये क्या करती है? ये भी क्या होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n टाइप की होती है। और दूसरी क्या बनती है? वो बनती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्या बनती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसका क्या होता है? निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है कहाँ? जब परापशु कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। और ये भी क्या होती है? द्विगुणित होती है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी क्या होती है? 2n टाइप की होती है, द्विगुणित होती है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल इसको कहते हैं। किसको? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, तो अगर हम एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की संरचना बनाएं, है ना, उसको देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसे आगे जो है बनती है, तो आगे पूरी संरचना कैसे गुरु बीजाणु जनन होता है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये आपको जो है दिख रही होगी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये हमने जो है एक जो है हमने ले लिया गुरु जो अंडाशय की संरचना ले ली, जिसमें क्या होता है कि दोनों संरचनाएं होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी होती है और प्राथमिक भित्तीय कोशिका भी होती है। और ये दोनों क्या होती है? ये दोनों जो है 2n टाइप की होती है, द्विगुणित संरचना होती है, डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये हो सकता है कि इसमें वो उपस्थित रहे, रुक भी सकती है, हमेशा रहे उपस्थित रह सकती है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें यानी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें क्या होता है? इसमें क्रियाशील जो है गुरु बीजाणु होते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब भी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है? अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनता है? तो क्रियाशील जो है गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है। और क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो उसमें जो है आपको जो है क्रियाशील गुरु बीजाणु बना के दिखाते हैं, तो उसमें जो है आपको ऐसी संरचना जो है दिखाई देगी, है ना। ये पूरा जो है कोशिका से भरा हुआ भाग होता है, और कोशिका से भरा हुआ भाग होता है। इसमें जो है वही हमने क्या कहा था, चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें 4 जो है गुरु बीजाणु जो है आपको दिखाई देंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये 3 जो है इसमें क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, है ना। ये गुरु बीजाणु हैं, मेगा स्पोर हैं जिनको बोलते हैं। इनकी बात करें तो ये गुरु बीजाणु हैं, गुरु बीजाणु। अब इसमें जो 3 क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और एक की जो हम बात करते हैं, तो एक की जो बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है कब? समसूत्री विभाजन के माध्यम से, है ना। समसूत्री विभाजन के माध्यम से जब भी इसकी हम बात करते हैं तो गुरु बीजाणु इसमें क्या होता है? इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन जब भी इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है कि इसमें केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मतलब समसूत्री विभाजन केंद्रक जो है समान जो केंद्रक जो है बाकी सभी चारों में बढ़ जाते हैं, है ना। केंद्रक का विभाजन होता है ना। समसूत्री मतलब समान, है ना, समान बटे हुए होने चाहिए, है ना। 4 पूरे बने, 4 जो है लघु बीजाणु बने, तो चारों के पास जो है अपना अपना जो है केंद्रक उपस्थित होना चाहिए। तो ये सारी क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो हमारा पराग मात्र कोशिका है, पराग मात्र कोशिका है ना, जो हमारी क्या है? पराग मात्र कोशिका है।
पराग मात्र कोशिका। ये पराग मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु आगे क्या होते हैं? परागकण कहलाते हैं, है ना, परागकण। परागकण यही परागकण क्या होता है कि युग्मक का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? परागकण जब जाते हैं, है ना, तो फिर क्या करता है? युग्मक निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है ना। और वही युग्मक जो है नया जो है पौधा और नया पुष्प और नया जो है बीज, नए बीज का जो है फ्लावर का या फ्रूट का या निर्माण करते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? गुरु बीजाणु जो कोशिका है, गुरु बीजाणु कोशिका। ये गुरु बीजाणु कोशिका क्या करती है? ये जो है गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और यही गुरु बीजाणु क्या करता है? आगे जो है भ्रूण कोश का निर्माण करता है। बीज का आगे निर्माण हो जाता है, भ्रूण कोश का जो है निर्माण करता है ना। भ्रूण कोश का जब निर्माण करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। वही मादा युग्मक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है। तो आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी और हम समझते हैं आपको जो है अब किसी भी प्रकार का जो है शंका नहीं होगी। ठीक है। तो अब क्या है कि आपको आपके लिए होमवर्क है ना। होमवर्क आपका क्या है कि वो आप नोट कर लीजिए कि होमवर्क क्या है। आपको जो है कमेंट सेक्शन में जो है इसका जवाब देना है कि बीजांड का वह भाग जहाँ अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? बीजांड का वह भाग जहाँ अध्यावरण जो है अनुपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? और इसके बाद जो है अंड कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है या अगुणित होती है? ये आपको आपका होमवर्क है। आप जो है इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, आई होप, है ना। अब अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जो है उसका जवाब जरूर देंगे, है ना। जोश के साथ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मौसम सर्दी का है ना। अगर मौसम सर्दी का है और एक बार अगर लग गई तो फिर जो है सब कुछ लग जाएगा, है ना। तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।